बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चा, आप लोगों को आवाज़ आ रही हो तो आप ज़रा मुझे क्वेश्चन आंसर में ज़रा यस लिख दें ताकि मैं लिख सकूं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस। अच्छा नाम, तो हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। लेकिन अब आपका जो कोर्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। इसमें सबसे पहले है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एफईडी। अच्छा, एक तो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसके साथ है इनकम टैक्स रूल्स। फिर है सेल्स टैक्स एक्ट 1990, उसके साथ कुछ रूल्स हैं। फिर है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, उसके साथ कुछ रूल्स हैं। लेकिन जो आपके कुछ रेलेवेंट किस्म के एसआरओज, रूल्स, जनरल ऑर्डर्स और सर्कुलर्स वगैरह भी आपके सिलेबस का पार्ट हैं। अच्छा, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये एसआरओज क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, जनरल ऑर्डर्स क्या होते हैं। अच्छा, एसआरओ का फुल फॉर्म आप लिखना चाहें लिख लें। इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। अच्छा, जब कभी लॉ चेंज करना होता है तो वो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है जिसको हम गैजेट भी कहते हैं और उसको हम एसआरओ भी कहते हैं। अच्छा, एसआरओ जो है कभी तो लॉ का हिस्सा बन जाता है और उसकी सेपरेट आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, और कभी वो उसकी सेपरेट आइडेंटिटी रहती है। जैसे सेल्स टैक्स में काफी ऐसे एसआरओ हैं कि जहां उनको एग्जाम्पशन लेनी थी तो उन्होंने सेपरेट एसआरओ के थ्रू दी। अच्छा, जनरल ऑर्डर को और हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो सिलेबस वेटेज है इनकम टैक्स की है तकरीबन 60%, सेल्स टैक्स की है 30% और एफईडी में सिर्फ चैप्टर 1 और 2 हैं। अच्छा, इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे सेक्शंस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 240। ओके। अच्छा, वो जो 240 सेक्शंस हैं वो तकरीबन सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट हैं, सिर्फ थोड़े बहुत छोड़ करके। अच्छा, इस तरीके से सेल्स टैक्स एक्ट में तकरीबन 75 सेक्शंस हैं और वो सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट हैं, जबकि एफईडी में सिर्फ चैप्टर्स 1 और 2 आपके सिलेबस का पार्ट हैं। ओके। अच्छा, आपके सिलेबस के रेफरेंस से हम आपको एक बात बता दें कि जो आपकी नई स्कीम है सिलेबस की, उसमें और पिछले सिलेबस में अच्छा खासा फर्क था। जो इस वक्त आपका सिलेबस है पिछले सिलेबस में वो तकरीबन हाफ था, नया सिलेबस में उन्होंने तकरीबन उसको डबल कर दिया है। यानी हम ये कह सकते हैं आसानी के साथ कि एक होता है आई कैप का कैफ लेवल जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सीए, और एक होता है सीए फाइनल जिसे हम कहते हैं सी फैप। ओके। अच्छा, तो पहले आपका सिलेबस जो है वो सीए इंटरमीडिएट के बराबर था, अब उन्होंने उसको बढ़ा करके तकरीबन सीए फाइनल के बराबर कर दिया है। ओके। तो अब ऐसे में आपको बुक कौन सी रेफर करनी है, तो आपको पता है कि आईसीएमए का कोई सेपरेट स्टडी पैक नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, ऑर्डिनेंस है, वो आप डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो उसके लिए जो बुक आपको रेफर करनी है वो हमारी बुक है जो आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, वो बुक है
एडवांस टैक्सेशन नोट्स बाय खालिद पेटी वाला। ओके, अच्छा, इसमें दो किताबें आती हैं, एक है प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के नाम से और एक है एडवांस टैक्सेशन नाम से। अच्छा, पिछले सिलेबस में जब हम पढ़ाई करते थे तो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की बुक आपके लिए सफिशिएंट हुआ करती थी, लेकिन चूंकि अब आपका सिलेबस काफी इंक्रीज हो गया है तो आपको सीए फाइनल की बुक रेफर करनी है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि आजकल तो मार्केट के मसले चल रहे हैं, तो ऐसे में ये दो हमने आपको नंबर लिख दिए, आप बुक हासिल करने के लिए इन दो नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका आईसीएमए नीपा जाने का इत्तेफाक हो तो उसके पास जो अलजामिया बुक्स हैं वहां पर भी हमारी बुक अवेलेबल होती है, लेकिन आई डोंट नो कि वो आजकल ओपन है या क्लोज है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, अच्छा ना, उसके बाद फिर जैसे कि आपको पता है कि आपका सिलेबस काफी हद तक इंक्रीज कर दिया गया है, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, तो हम एक काम ये करते हैं कि आज और कल हम बगैर बुक के गुजारा कर लेंगे, लेकिन कल के बाद जो क्लास होगी उसमें आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ का एहतियात रखिएगा, सीए फाइनल के लिए हमारी दो बुक्स हैं, एक है टैक्स लॉज बाय खालिद पेटी वाला, उसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेल्स टैक्स एक्ट गवर्नमेंट वाला है, वो आपको नहीं परचेज करना है। एक है एडवांस टैक्सेशन नोट्स बाय खालिद पेटी वाला, तो वो बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा ना, अब ऐसे में अगर हम थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाएं तो जस्ट अ मिनट, नहीं, ये जो बुक है ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वो आपको इस नंबर पर जाकर के बात करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आईसीएमई की मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स से, 60% जो हमारा पोर्शन है। अच्छा, आज हम कुछ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। ओके, लेकिन अब इनकम पर आपको टैक्स पे करना है। अच्छा, टैक्स कितना पे करना है उसका जिक्र आएगा हमारे चैप्टर नंबर 2 में, तो उसका रेट क्या होगा। ओके, लेकिन हम बात करें यहाँ पर इनकम की, तो बात यह है कि इनकम में और रिसीट में फर्क होता है। हर वो रिसीट जो आपको मिलती है वो आपकी इनकम नहीं होती। ओके, तो हम ये करते हैं कि ये आप जरा एक काम करेंगे, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और ये आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है मैं इसको अगर रिकॉर्डिंग पर डाल दूं तो, अच्छा बेटा, एक दो दिन थोड़ा सा मसला होगा, इसलिए कि मैं जरा इस सॉफ्टवेयर का ज़्यादा आदी नहीं हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा ना, तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो आप कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर में, ये रेज हैंड वाला ऑप्शन मुझे कुछ नज़र आ नहीं रहा है बहरहाल। अच्छा ना, उसके बाद अब जस्ट अ मिनट, रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। ओके, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा ना, तो अब एक काम ये करेंगे कि आपका रजिस्टर भी होना चाहिए और आप जरा कॉपी भी करते रहें, तो हम अपने रिसीट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास रिसीट है जिसे हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं, और एक रिसीट है जिसे हम कैपिटल रिसीट का नाम देते हैं। अच्छा, फर्क क्या है, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जो हमारी इनकम है जिस पर हमें टैक्स पे करना है, और कैपिटल रिसीट हमारी रिसीट तो है लेकिन हमारी इनकम नहीं है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, देखिए, आपको वीकली पॉकेट मनी मिलती होगी घर वालों की तरफ से, ठीक है ना, तो अगर आपको हर हफ्ते आपके अब्बू 50,000 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है ना, पॉकेट मनी के तौर पर, तो क्या ये आपकी रिसीट है? ऑफ कोर्स यस, लेकिन ये आपकी इनकम नहीं है, इस पर आपको टैक्स पे नहीं करना, ठीक है, तो इस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, राइट। अच्छा ना, अब उसके बाद तो हम बात करते हैं आपको पॉकेट मनी मिलती है, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना, लेकिन अगर कहीं आप जाके जॉब करते हैं तो वहां जो आपको सैलरी मिलेगी, क्या उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? यस, क्योंकि वो आपकी रिसीट भी होगी और आपकी
इनकम भी होगी। अच्छा, इसी के से एक और एग्जांपल सुनेगा। अगर आप कोई अपना बिजनेस सेटअप करें, ठीक है, कोई शॉप ओपन करें, कोई फैक्ट्री रन करें, कुछ करें, तो क्या आपको उस पर टैक्स पे करना होगा? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, वॉइस का मसला हल हुआ तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ओके। अब तो हम बात करते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। यस, लेकिन अगर आप अपनी बर्थडे पार्टी अरेंज करें, ओके, तो बर्थडे पार्टी में जो आपको गिफ्ट मिलेंगे, ओके, कैश में इन काइंड, किसी ने चॉकलेट ला के दे दी, किसी ने 10 रुपए का नोट दे दिया, तो क्या वो आपकी इनकम होगी? द आंसर इज नो। ओके। अच्छा, उसके बाद इसी स्लाइड में मजीद एक्सटेंशन ये है कि रेमो शीट हमारी इनकम होती है अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। ओके। अच्छा, आपको पता है कि टैक्सेशन में जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसे हम कहते हैं एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, नाम सबने सुना होता है, बहुत बदनाम है ये लोग। ओके। अच्छा, तो एफबीआर के पास ये पावर है कि वो लॉ में चेंजेस कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ में चेंजेस कर सकते हैं। तो वो ये करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ चीजों को एग्जाम करते रहते हैं, कभी टैक्सेबल करते रहते हैं। तो ये पावर है एफबीआर के पास कि वो किसी भी रेवेन्यू रिसीट को एग्जाम कर सकते हैं कि वो आपकी इनकम है, आपको टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन वो कह सकते हैं जनाब ये एग्जाम है, हम इस पर टैक्स नहीं रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, इसकी दो एग्जाम्पल आप सुन लीजिएगा। एक तो पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, वो है एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है ना? एग्रीकल्चर इनकम क्या आपकी इनकम है? बिल्कुल है। जितने किसान हैं, जितने जमींदार हैं, वो सब एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो फेडरल लॉ है उसके तहत वो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। हाँ, प्रोविंशियल लेवल पर थोड़ा बहुत टैक्स लगता है जो कि ना होने के बराबर है। ओके। अच्छा, दूसरी तरफ एक और एग्जांपल सुनिएगा। अगर आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, ओके, ऑनलाइन वगैरह, तो अब ऐसे में अगर आप ये एक्सपोर्ट करते हैं आईटी सर्विसेज को, तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट होगी। आपको पता है कि हमारे आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट बहुत कॉमन है। लोग यहाँ बैठ करके आप किसी फॉरेन कंपनी की वेबसाइट बना सकते हैं, उनको एचआर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके, उनकी वेब मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो वो जो इनकम होती है वो आपके लिए क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है। तो रेवेन्यू शीट क्या है? अच्छा, अब ये जो एक क्वेश्चन किया गया है कि रेवेन्यू शीट को एक्सपेंड कर दें, तो अभी ये डिस्कशन चलता रहेगा, ये भी एंड नहीं हुआ है। ओके। अच्छा ना, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्प्ट हो गई। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो सैलरी आपको मिल रही है वो तो टैक्सेबल है। रिटायरमेंट के बाद आपको मिलती है पेंशन। ओके। अच्छा, तो अब ऐसे में अगर किसी को पेंशन मिल रही है तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है। ये बात लॉ में लिखी हुई। ओके। इससे किसे थोड़ा सा डिस्कशन और आगे बढ़ाएं, तो रेवेन्यू रिसीट की तो बात तो हमने कर ली। अच्छा, कैपिटल रिसीट हमारी इनकम नहीं है, लेकिन एफबीआर के पास ये पावर है, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, वो किसी भी ऐसी इनकम को कि जो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, बल्कि वो आपकी इनकम ही नहीं, कैपिटल रिसीट है, उसको वो टैक्सेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? अनलेस स्पेशली टैक्स एज डीम्ड इनकम। अच्छा, डीम इनकम का मतलब ये होता है कि नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से ये आपकी इनकम नहीं है, लेकिन चूंकि स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसलिए आप इसको इनकम अज्यूम कर लें। इसकी एग्जांपल हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। पहले हम रेवेन्यू रिसीट वाला क्वेश्चन मुकम्मल करना चाहेंगे। अच्छा, देखिए, अब अच्छा, ये डिस्कशन अभी बाकी है कि किसी भी रिसीट को हम रेवेन्यू रिसीट कैसे कह सकते हैं, किसी भी रिसीट को हम कैपिटल रिसीट कैसे कह सकते हैं, ये डिस्कशन अभी बाकी है। ओके। तो अब ऐसे में अ, अगर आपके पास रेवेन्यू रिसीट है तो वो टैक्सेबल होनी चाहिए, अगर एग्जाम नहीं है तो उसको 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। ओके। ये 5 हेड्स आप जरा कॉपी कर लें। ये है सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। अच्छा, अ, आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं ना,
उनमें कुछ होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि आपको बाकायदा टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करनी है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, उनमें से आपको देखना पड़ेगा कौन से टैक्सेबल है, कौन से एग्जेम्प्ट है, किसी की टैक्सेबिलिटी के लिए कुछ फॉर्मूले अप्लीकेबल हो सकते हैं, तो सब अप्लाई करते हुए आप क्या करेंगे कि टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करेंगे, तो उस पर टैक्स कितना पे करना है वो आप वर्कआउट करेंगे। इस तरीके से सेल्स टैक्स में आपको गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स कितना जमा कराना है उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। तो एक रफ आइडिया ये है, पिछले 4-5 पेपर्स या 4-5 सालों के पेपर्स एनालाइज करने के बाद, कि मोर देन 50% पोर्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का होता है और लेस देन 50% पोर्शन थ्योरीज का होता है। ओके, अच्छा, अब जो आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है इनकम टैक्स में, वो इसी 5 हेड्स में से बनता है। ओके, अच्छा, ये 5 हेड हम वन बाय वन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ इनिशियल डिस्कशन करके दे रहा हूँ। ओके, अच्छा, इनिशियल डिस्कशन में हो सकता है आपको कोई बात समझ में ना आए, बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि अगर हर बात आपको समझ में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी ये इनिशियल डिस्कशन में आपको कुछ चीजें समझ में हो सकता है ना आए, कोई मसला नहीं है, बाद में ये बहुत डिटेल डिस्कशन होना है। अच्छा, सैलरी आपको पता है आसान है, अगर आप कहीं जाके जॉब करते हैं और आप बन गए क्या, एम्प्लॉय, तो एज एन एम्प्लॉय जो भी आप एज एन एम्प्लॉय जो भी आप रिसीव करेंगे वो आपके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। ओके, इस तरीके से अब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अच्छा, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर होता है बेसिकली बिल्डिंग और ओपन प्लॉट वगैरह। ओके, अच्छा, अगर किसी का काम ही यही है प्रॉपर्टीज परचेज करना और सेल करना, तो क्या वो उसके लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगा? द आंसर इज नो, वो उसकी बिजनेस इनकम होगी। तो प्रॉपर्टी इनकम में क्या आएगा? वो आएगा रेंटल इनकम। ठीक है ना? अच्छा, तो अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई ओपन प्लॉट है और आपने उसे रेंट पर दे दिया, तो अब जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। अच्छा, अब ये जो बिल्डिंग है ये कोई सी भी हो सकती है, ओपन प्लॉट कोई सा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप कराची में हैं और क्लिफ्टन में आप गए हो, तो वहां आपने देखा होगा डोलमेन मॉल है। अच्छा, डोलमेन मॉल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो एक कंपनी है डोलमेन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी ओनरशिप है। अच्छा, उन्होंने क्या किया है कि ज्यादातर फ्लोर सेल नहीं किए हैं बल्कि रेंट पे दिए हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि वहां का जो रेंट है वो पर मंथ करोड़ों रुपए की फिगर होती है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा। इससे अगर कोई ऑफिस है, कोई गोडाउन है, कोई शोरूम है, इवन आपका घर है या घर का एक पोर्शन है, अगर आपने उसको रेंट पे दिया है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। फिर बाकायदा उसकी वर्किंग है कि रेंट ग्रॉस क्या होगा, उसमें से आप कौन कौन से एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में है। अच्छा, सैलरी हमारी बुक का है चैप्टर नंबर 3 ऑनवर्ड, 3, 4, 5 ये सैलरी के चैप्टर्स हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए चैप्टर नंबर 7 है। अच्छा, बिजनेस वगैरह आसान है। अब आइए कैपिटल गेन, देखिए बात ये है कि कैप एक डेफिनेशन है कैपिटल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, उसका एक पोर्शन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं फिलहाल। तो कैपिटल एसेट का एक पोर्शन है शेयर्स, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के शेयर्स हों, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हों, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हों, ओके, अगर आप शेयर्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा। फिर वहां पर हम आपको बताएंगे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे टैक्स अलग होता है, पब्लिक कंपनी यानी कि जो लिस्टेड कंपनीज है उसके शेयर्स पे टैक्स अलग होता है। ओके, फिर आइए आप अदर सोर्सेस। देखिए, अदर सोर्स ये है कि अगर आपके कोई इनकम टैक्सेबल है और वो शुरू के 4 हेड्स में कवर ना हो, तो ऑटोमेटिकली वो अदर सोर्स में आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद अदर सोर्स वाला जो चैप्टर है, जो सेक्शन है, उसमें उन्होंने कुछ चीजें स्पेसिफाई भी कर दी कि ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है कि अगर हमने कोई बुक लिखी और किसी पब्लिशर को दे दी और वो हमें उसकी रॉयल्टी पे कर रहा है, तो रॉयल्टी जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी। अच्छा ना, क्वेश्चन ये किया गया है कि साहब रेवेन्यू शीट को रिपीट कर दें, बिल्कुल रिपीट करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में फिर रिपीट होगा ये। अच्छा, दूसरा,
सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप दोनों टैक्स होते हैं? यस, सोल ट्रेडर भी टैक्सेबल होता है, पार्टनरशिप भी टैक्सेबल है, कंपनी भी टैक्सेबल है। ठीक है, ये सारे डिस्कशन हमारा चैप्टर नंबर 1 में आएगा कि पर्सन किसे कहते हैं, और चैप्टर 2 में आएगा कि वो किस तरह से टैक्स पे करते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक बात जरा सुन लीजिएगा। देखिए, टैक्सेशन टेक्निकल सब्जेक्ट है। ओके, इसमें ये हो सकता है कि जब हम इनिशियल डिस्कशन कर रहे हो तो आपके जहन में कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आए। अच्छा, क्वेश्चंस पूछना आपका काम है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि हम कुछ क्वेश्चंस को हम डेफर कर दें। ठीक है, वो इसलिए कि अगर एक चीज चैप्टर नंबर 2 में कवर हो रही है, चैप्टर नंबर 1 में कवर हो रही है, तो अभी हम उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, वरना हमारा जो एक बेसिक कंसेप्ट का जो सिलसिला है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, क्वेश्चन करना आपका काम है, हो सकता है हम उसका थोड़ा सा डिस्कशन आपको करके दे दें, थोड़ा सा आपको रिप्लाई देना उसका। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर अब उसके बाद जनाब, तो जब हम रॉयल्टी की बात कर रहे थे कि रॉयल्टी को उन्होंने क्या किया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में स्पेसिफाई कर दिया। ओके, अच्छा अब आइए आप, कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेशली टैक्स एज डीम्ड इनकम। अच्छा, इसकी दो एग्जांपल्स हम आपके साथ फिलहाल शेयर करेंगे। देखिए, ये जहन में रखना होगा कि कैपिटल रिसीट क्या है, जो कि आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लॉ ने कहा कि वो टैक्सेबल है। अच्छा, उसकी एक एग्जांपल तो ये है लोन। देखिए, जब आप किसी से लोन रिसीव करते हैं तो लोन रिसीव करना क्या वो आपकी इनकम है? नहीं। ओके, अच्छा ना, तो लोन बिल्कुल आप रिसीव कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बल्कि एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हम पाकिस्तानियों ने दुनिया में कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जहां से हमने लोन नहीं लिया। ठीक है ना, देखा, सोचना पड़ेगा ना आप लोग। सही आंसर ये है कि जहां से नहीं मिल सका। ट्राई तो हमने हर जगह से की थी, मांगा हमने हर जगह से था। ओके, बहरहाल, तो अब अगर आप लोन रिसीव करते हैं, अच्छा ये हम उस लोन की बात कर रहे हैं जो आप इनकम टैक्स के किसी डॉक्यूमेंट्स में शो करें या अकाउंट्स में शो करें। थोड़ा बहुत पर्सनल लोन तो ज़ाहिर है कोई चेक नहीं करता, लेकिन बहरहाल लॉ ये है कि अगर आप लोन रिसीव करते हैं तो लोन आपको रिसीव करना है थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर आपने कैश लोन रिसीव कर लिया तो आपकी इनकम हो जाएगी। तो बात यह है कि आप कैश लोन रिसीव नहीं कर सकते। जो आपको लोन दे रहा है वो आपको बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लोन दे, पे ऑर्डर हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। ओके, अच्छा क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है बाहर, तो वो बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी से कैश लोन रिसीव कर लिया तो वो आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी। बेशक जेन्युइन लोन हो, जिसने लोन दिया वो आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश लोन आपकी इनकम हो जाएगी। ओके, इससे किसे सेकंड केस देखिएगा। अच्छा, ये जो कैश लोन का जिक्र है ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 9 में उसका उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। अच्छा, इससे किसे, आप एक और एग्जांपल सुनिएगा। देखिए, फर्स्ट करें आपके पास कोई बिल्डिंग है। ओके, आपने उसको रेंट पर दिया। अच्छा, जब आप उसे रेंट पर देते हैं तो जो रेंटल इनकम है वो तो आपकी रेवेन्यू रिसीट है, वो तो टैक्सेबल होगी। लेकिन आ, अगर आप मंथली रेंट, जैसे आपका कोई घर है, कोई ऑफिस है, आपने रेंट पे दे दिया, अब जो मंथली रेंट आपको मिल रहा है क्या वो आपकी रेवेन्यू रिसीट है? यस, वो तो टैक्सेबल है, एक प्रॉपर इनकम आपकी है। लेकिन ये बहुत कॉमन होता है कि आप अपने टेनेंट से कुछ डिपॉजिट रिसीव करते हैं। ओके, जो रेंट से एडजस्ट भी नहीं होता। ठीक है, दो दो किस्म के डिपॉजिट होते हैं, एडवांस होते हैं। देखिए, अगर मैं ओनर हूँ बिल्डिंग का, आप टेनेंट हो, तो अब ऐसे में मैंने अगर आपसे 1 लाख रुपए एडवांस लिया और उस 1 लाख की वजह से अगर आप मुझे हर महीने रेंट कम पे कर रहे हैं, इट मीन वो एडवांस क्या हुआ? एडजस्टेबल। ठीक है, वो तो क्या था कि जो रेंट आपको बाद में पे करना था आपने पहले पे कर दिया। लेकिन ये हो सकता है कि मैं आपसे 3 लाख रुपए अलग से रिसीव कर रहा हूँ और वो 3 लाख रुपए रेंट में से एडजस्ट नहीं होंगे। वो 3 लाख रुपए मेरे पास एक अमानत है, वो मैं आपको वापस करूंगा कब? जब आप प्रॉपर्टी खाली करके जाएंगे। ओके, तब मैं आपको वापस कर दूंगा और पूरे 3 लाख वापस करूंगा। तो वो जो मैंने आपसे डिपॉजिट रिसीव किया है जो कि पूरा पूरा रिफंडेबल है, ओके, क्या वो मेरी इनकम है? बिल्कुल भी नहीं है। ना नॉर्मल कंसेप्ट के हिसाब से इनकम है,
और ना ही जो टैक्स के नॉर्मल प्रोविजन है उसके मुताबिक टैक्सेबल है। लेकिन सेक्शन नंबर 16 उन्होंने ये बात मेंशन कर दी कि जब भी कोई ओनर ऑफ अ बिल्डिंग टेनेंट से डिपॉजिट रिसीव करेगा तो उसका एक पोर्शन रेंटल इनकम में शामिल कर दे और उस पर टैक्स पे कर दे, हालांकि किसी भी तरह से इनकम नहीं है। अच्छा, अब ये जो अनएडिशनल एडवांस है ये कैसे टैक्सेबल होता है, क्या होता है, उसकी मजीद कुछ प्रोविजंस क्या हैं, वो हमारे पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दैट इज चैप्टर नंबर 7। ओके, अच्छा नाम। अच्छा, अभी ये रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का डिस्कशन मुकम्मल नहीं हुआ है, ये अभी एक चलता रहेगा, ठीक है ओके। अब ये जो स्लाइड आपके सामने है, आई एम श्योर कि आपने कॉपी कर ली होगी। अच्छा, अगर कॉपी करने का टाइम आपको ना मिल रहा हो तो आप उसे क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है ओके ओके। अच्छा, अब सुनाए, रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, कुछ तो हमने बेसिक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर ली। ओके, जैसे आप कहीं जॉब करेंगे तो जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या होगा, रेवेन्यू शीट होगी। जो आपको पॉकेट मनी मिलती है 50,000, 60,000, 70,000 रुपए वीकली, ओके, वो आपके लिए क्या है, कैपिटल शीट है। उसके बाद फिर अगर आप कहीं बिजनेस करेंगे, कोई शॉप ओपन करेंगे तो वो रेवेन्यू शीट है। बर्थडे पार्टी के गिफ्ट कैपिटल शीट है। ये तो हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर ली ना। लेकिन कुछ जगहों पे जा करके क्या थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, हो सकता है कि कोई एक रिसीट है तो कोई एक शख्स ये कह सकता है कि ये कैपिटल शीट है, कोई दूसरा कह सकता है कि ये रेवेन्यू शीट है। चलिए मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, देखते हैं। बर्थडे पार्टी के गिफ्ट प्राइस वगैरह ये सब कैपिटल शीट है, ओके। लेकिन अगर कोई स्टेट बैंक का प्राइस बॉन्ड परचेज कर ले, स्टेट बैंक का प्राइस बॉन्ड परचेज कर ले और उसकी प्राइस मनी निकल आए, तो वो कैपिटल शीट होगा या फिर रेवेन्यू शीट होगा। चलें इसके बारे में जरा आप सोच के बताएं कि अगर कोई प्राइस बॉन्ड परचेज कर लेता है स्टेट बैंक का, तो जो प्राइस मनी मिलेगी वो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, कैपिटल शीट होनी चाहिए या फिर रेवेन्यू शीट होनी चाहिए। कुछ बच्चे इसका जरा रिप्लाई दें। अच्छा ना, बस इतना काफी है, ठीक है। अच्छा, कोई कह रहा है कैपिटल शीट, कोई कह रहा है रेवेन्यू शीट। बस मुझे यही चीज चाहिए थी कि डिफरेंट ओपिनियन आना चाहिए। मसला क्या आया कि इसमें कोई कह रहा है रेवेन्यू शीट, कोई कह रहा है कैपिटल शीट, ओके। इट मीन्स के डिस्प्यूट हो गया ना, इतना काफी है बस, ओके। अच्छा, मुझे डिस्प्यूट क्रिएट करना था। अच्छा, इसे किसे, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ उन्हें, ओके। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज कौन सी हैं, मेडिसिन बनाने वाली, कि जो सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी की। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कंपनी है एबट पाकिस्तान लिमिटेड, तो वो सब्सिडी है किसकी, एबट यूएसए की। एक कंपनी है, बड़े 2 मिनट सबर कर लें, अजान हो जाए फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। बड़ा नमस्कार, मैं इसके जवाब देता हूँ कि टाइमिंग रमजान के बाद क्या होंगे।
अच्छा ना, रमजान के बाद टाइमिंग क्या होंगे मुझे नहीं पता। ओके, रमजान में बल्कि, ठीक है, ओके। अच्छा, डेफिनेटली हमने आईएसएमई के मैनेजमेंट के ऊपर से बात की है। उन्होंने कहा कि वो उसको दोबारा से टाइम बना के हमें देंगे, ठीक है। डेफिनेटली वो मगरिब से पहले पहले का टाइम होगा। अच्छा ना, तो अब हम बात नहीं करते कि, अच्छा, फार्मास्यूटिकल कंपनी की हम बात करते हैं। तो सुने जरा, मैं सिर्फ डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रॉफिट्स हुए, फिर उसके बाद उन्हें किसी वजह से लॉस होना शुरू हो गए। जब लॉसेस हुए तो जो पेरेंट कंपनी से उन्होंने क्या किया कि लोन दिया अपनी सब्सिडी कंपनी को। लॉस और ज्यादा हुए। अच्छा, वो लोन बैंकिंग चैनल के थ्रू आया था, तो कैश लोन तो नहीं था। ओके, तो लोन बैंकिंग चैनल से लेना इनकम नहीं होती है, लेकिन क्या किया उन्होंने, लोन माफ कर दिया, लोन वेव कर दिया। अच्छा, ये मसला जनाब ऐसा हुआ कि अमाउंट तो बहुत बड़ी थी। तो जो एफबीआर है, अच्छा, एफबीआर का एक बंदा होता है, जैसे एफबीआर जो हेड ऑफिस में है इस्लामाबाद, लेकिन कराची लाहौर वगैरह में उनके अपने ऑफिस होते हैं। उनमें की पर्सन होता है कमिश्नर। अच्छा, कमिश्नर तो उठ के खड़े हो गए, उन्होंने कहा साहब इतनी बड़ी फिगर हम कैसे छोड़ दें, हम 200 टैक्सेबल करेंगे। तो अच्छा, हमारा ओपिनियन ये था टैक्स प्रैक्टिशनर का और कंपनीज का कि ये वेवर ऑफ लोन जो है वो कैपिटल शीट होनी चाहिए, ठीक है ना। कमिश्नर का ख्याल था कि ये रेंट शीट होनी चाहिए। अच्छा, होता यह है कि कभी इस तरह का डिस्प्यूट हो तो वो तो जनाब एक फॉरेन ऑर्डर पास कर देते हैं कि ये टैक्सेबल है और आप इतना टैक्स पे कर दें। फिर हम क्या करें, हम फिर जा सकते हैं कहाँ पर, कोर्ट्स में। अच्छा, अब अपेलेट फोरम्स 4 हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। तो वहां जब मामला गया तो वहां कुछ केसेस में जजमेंट दिया गया। अच्छा, अब ये जजमेंट दिए गए, तो बात है कि सब अगर एफबीआर की तरफ से कोई चीज क्लियर ना हो, ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, क्या वो वैलिड होगा? ऑफ कोर्स वैलिड होगा। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए, अच्छा, कुछ तो चीजें क्लियर होती है ना, रेवेन्यू शीट, कैपिटल शीट, लेकिन जहां डिस्प्यूट हो वहां अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, क्या वो हमें फॉलो करना है? ऑफ कोर्स यस। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है कि रेवेन्यू शीट में और कैपिटल शीट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ओके। अच्छा, वो जो हाई कोर्ट के जजमेंट्स आए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ गए, वो तो थे लंबे चौड़े, ओके। अच्छा, वो लंबे चौड़े सिलेबस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो जो केस लॉस हैं। लेकिन हमने एक काम ये किया है कि इस चीज को समझाने के लिए कि कैपिटल शीट में और रेवेन्यू शीट में क्या फर्क होता है, एक हमने समरी तैयार की है। अच्छा, वो क्या है? उन जजमेंट की समरी है कि रिसीट्स को आप देखें कि ये रिसीट्स क्या है, विद एक्टिविटी है या विदाउट एक्टिविटी है। अच्छा, विद एक्टिविटी का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि आपने कोई चीज परचेज की और फिर उसके बाद आपने सेल की, देखिए ना। डिस्प्यूट बेसिकली होता है कि जैसे भी आप, वो कैपिटल शीट है या रेवेन्यू शीट है। अच्छा, किसी ने जवाब दिया वो रेवेन्यू शीट है, टैक्सेबल होनी चाहिए। किसी ने जवाब दिया कि वो कैपिटल शीट है, टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए। तो जहां डिस्प्यूट हो वहां फिर हम जाते हैं कोर्ट्स में, और कोर्ट ने फिर उसका जजमेंट आपको दिया है, क्राइटेरिया आपको बताया है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या सुने, विद एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई चीज परचेज की और फिर आपने सेल की, तो परचेज करना और सेल करना, क्या ये आपकी एक्टिविटी है? यस। अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे मैं अपने घर बैठ करके आपके साथ इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मेरी एक एक्टिविटी है, ओके, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा, विदाउट एक्टिविटी क्या होती है कि आपने किया कुछ नहीं है, जो एक्चुअल में आपने किया कुछ नहीं है, ठीक, ओके, लेकिन आपको पैसा मिल जाए। जैसे आपको वीकली पॉकेट मनी मिलती है, ठीक, ओके, 50,000 रुपीज पर वीक, या महीने के 2 लाख मिल जाते होंगे घर वालों की तरफ से। तो वो उसमें आपकी एक्टिविटी क्या है? कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत रोना धोना, वो आपका मसला है, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद बर्थडे पार्टी अरेंज करना कोई आपकी एक्टिविटी नहीं है। किसी ने कहा सर ये तो एक्टिविटी है, तभी तो हमें गिफ्ट मिलते हैं। तो बात ये कि
बर्थडे पार्टी का उस गिफ्ट से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप बर्थडे पार्टी अरेंज ना करें तब भी कोई गिफ्ट दे सकता है। और आप बर्थडे पार्टी अरेंज करें, क्या सब लोग गिफ्ट लेके आएंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, इसी के साथ जब आपने प्राइस फंड परचेज किया है तो आप और ड्रॉ में नंबर निकल आया, तो क्या स्टेट बैंक को आपने कोई चीज बेची है? नहीं। कोई आपने सर्विस प्रोवाइड की नहीं। अच्छा बेटा एक काम करें, मेरा चूंकि पहले पहले एक्सपीरियंस है जूम का, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ रहा है कि फला बंदे ने हैंड रेज किया है। अच्छा मुझे हाथ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन अभी मुझे नहीं पता। तो एक काम करें, आप जरा क्वेश्चन आंसर में अगर क्वेश्चन लिख देंगे तो मुझे जरा, ठीक है, मोहम्मद बिलाल रेज हैंड, मुझे ना आपकी आंखें नजर आ रही है ना हाथ नजर आ रहा है। तो आप एक काम करें, क्वेश्चन आंसर में जरा अगर आप क्वेश्चन फिट कर देंगे तो वो मैं देख पाऊंगा इंशाल्लाह, कुछ दिनों में सीख लूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम बातें करते कि विद एक्टिविटी और विदाउट एक्टिविटी। अच्छा, अब ऐसे में इसको जरा कॉपी कर लें, ठीक है, आप क्लिक कर लें, ठीक है, ओके। लिखा ये है कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी अगर है, एक्टिविटी तो है इनकम जनरेट करना, ओके। अगर हमारा पर्पस इनकम जनरेट करना था तो वो क्या हो गई? रेवेन्यू शीट, ठीक है। और अगर वो नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी तो फिर वो क्या हो जाएगी? कैपिटल शीट। अच्छा, यहाँ जो कैपिटल का जिक्र है ब्रैकेट में, हम बाद में देखते हैं, ओके, ठीक है। इसके मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ, सुने गौर से। अगर आप एक शोरूम लेके बैठे, गोडाउन, शॉप, तो वहां जो आप चीज परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, क्या वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है? यस, ओके। अच्छा, लेकिन आपने क्या किया, घर में कोई चीज परचेज की, जैसे आपने अपने घर के लिए एक सोफा सेट परचेज किया, ओके, और वो आपको पसंद नहीं आया, आपने वो रीसेल कर दिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी? बिल्कुल आपका क्लेम सही है, ठीक है, ओके। अगर आपने घर बैठ करके एक चीज परचेज की और रीसेल कर दी तो उसमें आपका मकसद इनकम जनरेट करना नहीं था। अब मसला पता क्या आता है, वो ये कि क्या कुछ लोग घर बैठ करके बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं तो आपका इंटेंशन क्या था, क्या नहीं था? कहीं लिखा होता है किसी परचेज इनवॉइस पर, किसी डॉक्यूमेंट पर, किसी एग्रीमेंट में? बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये कैसे पता चलेगा? अच्छा देखिए ना, एक तो बात क्लियर है, अगर आपका शोरूम है, गोडाउन है, तब तो वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है इन एनी केस। लेकिन घर बैठ के जो आप चीज परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो उसके लिए क्या किया कोर्ट ने? का एक काम करें, दो क्राइटेरिया हैं, जजमेंटल हैं, सब्जेक्टिव हैं, लेकिन आप उसे अप्लाई करें। एक है इस ट्रांजैक्शन की क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर आपने घर बैठकर एक सॉफ्टवेयर सेट परचेज किया, सेल कर दिया, आप कह सकते हैं हमारा मकसद इनकम जनरेट करना नहीं था। लेकिन अगर आप घर बैठे बैठे 500 सोफा सेट किसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर से परचेज करें और किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो हालांकि आपका कोई गोडाउन नहीं है, कोई शोरूम नहीं है, ये इवन चले आपका रेगुलर बिजनेस भी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी ये बता रही है कि ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, ये आपकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, ओके। अच्छा, तो क्वांटिटी से पता चल सकता है कि आपका ये बिजनेस है। और अगर क्वांटिटी से पता चले कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, तो इवन वन टाइम बिजनेस एक्टिविटी है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो अलग बात कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे टैक्स पे कैसे करना है, ओके, वो एक अलग डिस्कशन है। अच्छा, उसके बाद फिर आप एक और चीज सुनिएगा, वो ये कि अगर क्वांटिटी कम है, अगर क्वांटिटी कम है, आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया और सेल कर दिया, तो उन्हें क्या, एक काम करें, क्वांटिटी कम है, लेकिन सेकंड क्राइटेरिया क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अगर आप घर बैठ करके हर रोज एक सोफा सेट परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हर दूसरे दिन ये काम कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो गई? बिल्कुल हो गई। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक तो होता है किसी का गाड़ियों का शोरूम है, वो तो गाड़ी परचेज कर रहा है सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, और सेल कर रहा है, तो वो तो उसकी बिजनेस इनकम है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, उनका कोई शोरूम नहीं है, कोई गैरेज नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने एक गाड़ी परचेज की,
सेकंड हैंड, डेंडिंग पेंडिंग कराई, बेच दी। दूसरी गाड़ी परचेज की, डेंडिंग पेंडिंग कराई, बेच दी। तो अगर साल में उन्होंने 40 गाड़ियां एक एक करके परचेज की, डेंडिंग पेंडिंग कराई, बेच दी, तो क्या ये उनकी बिजनेस एक्टिविटी है? बिल्कुल है। किस क्राइटेरिया को आपने अप्लाई किया? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस को। ये अलग बात कि हमारे यहाँ इस तरह के लोग इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे होते, ठीक है, ओके, वो एक अलग डिस्कशन है। यानी लॉ क्या कहता है वो बाज़-औक़ात अलग होता है, लोग प्रैक्टिकली कुछ और कर रहे होते हैं, ओके। जैसे आप लोग जब डबल सवारी पर पाबंदी होती है तो आप 3 बैठ के जाते हैं, तो पाबंदी 2 पे है ना, 3 पे तो नहीं होती फिर, ओके। तो बात है कि साहब हमें चूंकि लॉ पढ़ना है तो हमें 2 अजम्पशन लेनी पड़ेंगी। एक तो कि साहब हर पाकिस्तानी बहुत ही ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलता, और दूसरे के सब हर पाकिस्तानी टैक्स पे करने के लिए बेताब है, बेचैन है, दिल से तैयार है कि मुझे टैक्स पे करना है, मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है, तब तो हम टैक्स समझ सकेंगे, ओके। अच्छा ना, अब एक काम करते हैं, मेरी ये प्रैक्टिस है तकरीबन, कोई मुझे पढ़ाते हुए 27 साल हो गए, बल्कि 30 साल, ओके। क्योंकि जब मैंने 1990 में क्वालिफाई किया उसी वक्त से मैं सीए खान को पढ़ा रहा हूँ। हम नमाज का ब्रेक देते हैं जमात का, ठीक है ना, लेकिन चूंकि आज पहली क्लास है तो हम एक काम करते हैं कि 8:45 पर मेरे खड़ी जमात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बस एक 2-4 मिनट में इसको खत्म करेंगे, आप जमात के साथ नमाज पढ़ें, कल भी यही रूटीन रहेगा, 10-15 मिनट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ओके। और नमाज अपना रमजान में टाइमिंग होगी, फिर हम उसे देखेंगे कि बीच में नमाज का ब्रेक आएगा तो फिर देखी जाएगी, ठीक, ओके। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आपके अपने एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखिए, आपने फॉर एग्जाम्पल अगस्त में एग्जाम दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, रिजल्ट आता है समझ लें कि अगस्त के बाद समझ लें आएगा आपका सितंबर में आ जाएगा, ओके। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगस्त में आपने एग्जाम दिया, 15 सितंबर को आपका रिजल्ट आना है, ओके। अच्छा, वो है कि आपके घर वालों ने 20 सितंबर को आपकी शादी तय कर दी, 20 सितंबर को आपकी शादी तय हो गई, 15 सितंबर को रिजल्ट आना था, 10 सितंबर को आपने 2 अदर 3 पीस सूट सिलवा लिए, ठीक है ना, रिजल्ट आया तो डेफिनेटली वो सूट आपको रीसेल करने पड़े, ओके। अच्छा ना, अब मुझे बताइएगा, ये जो आपने 2 अदर सूट रीसेल किए, परचे बनवाए थे फिर रीसेल किए, ये कैपिटल शीट है, रेवेन्यू शीट है, बताएं। ये जो आपने 2 अदर सूट रीसेल किए, ये कैपिटल शीट है, रेवेन्यू शीट है? अच्छा, आप कह रहे हैं कैपिटल शीट, सभी ये कह रहे हैं, एक ने कह चले रेवेन्यू रिसीट, ओके। सुने, बात ये डिपेंड करता है, अगर इसकी क्वांटिटी तो कम है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होनी चाहिए। आपके साल में 4 एग्जाम होते हैं, अगर हर 3 महीने बाद आप ये कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, ओके। कमीशन कह सकता है कि आपका धंधा है, ओके। अच्छा ना, यहाँ चूंकि नमाज का टाइम होने वाला है तो यहाँ मेरा ख्याल है कि हम इसको एंड करते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम कल हमारी क्लास है, ठीक है, तो आपके साथ बैठेंगे और इसमें जनाब क्वेश्चंस कुछ अगर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक काम कर लीजिएगा, ये जो आज हमने लेक्चर आपके सामने रिपीट किया, मतलब दिया है, आप अगर इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो वैसे अगर शायद रिकॉर्डिंग भी होगी, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप जाएं यूट्यूब, ओके, उस पर आप टाइप करें, और जो मैं कह रहा हूँ वो टाइप करना है, ओके, उसके अलावा कुछ नहीं, आप टाइप करें खालिद पेटी वाला, ओके। अच्छा ना, फिर उसके बाद मेरी शक्ल आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करें, ओके, उसका सब्सक्राइब भी करें, तो वहाँ कैफ का चैप्टर नंबर 0101 जो है ना, वो उसमें यही कुछ है जो आज हमने आपको पढ़ाया है, वो जाके आप वहां से रिवाइज, वो कैफ लेवल का है तो डेफिनेटली आपको उसमें थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, सिलेबस के बारे में जो हमने बात की, किसी ने ये कहा है कि सिलेबस के बारे में डिस्कशन, तो हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन जरा कुछ हम चैप्टर 1 मुकम्मल कर लें तो फिर आप मुझे याद दिला दीजिएगा, हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा ना, तो आप नमाज का टाइम होने वाला है तो नमाज पढ़िए और दुआ में याद रखिएगा।
एहतियात कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।